क्या आपको यहां बाहर से जो दिख रहा है वो पसंद है? आपको अंदर से जो दिखेगा वो भी पसंद आएगा। मुझे हूटर्स क्यों पसंद है? खैर, मैं आपको दो कारण बताता हूं, स्तन और हॉट विंग्स। हूटर्स ने एक रेस्टोरेंट की अवधारणा की शुरुआत की और यह विचार बहुत सरल है। वे केवल आकर्षक महिलाओं को काम पर रखते हैं और फिर उन्हें भोजन परोसते समय छोटी तंग वर्दी पहनाते हैं। लेकिन इससे कुछ सवाल उठते हैं। दशकों की आलोचना, विवाद और मुकदमों के बावजूद हूटर्स कैसे सफल हो पाए हैं? वे रोजगार और भेदभाव कानूनों का उल्लंघन करने से कैसे बच निकलते हैं? और क्या यह सच है कि हूटर्स अब बड़े पैमाने पर बंद हो सकते हैं और हूटर्स का अंत निकट है? या शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हूटर्स ने एयरलाइन क्यों शुरू की? हाँ, गंभीरता से। इस वीडियो में इन सभी सवालों और अधिक का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम हूटर्स के विचित्र इतिहास की यात्रा करेंगे, जो अब तक के सबसे विवादास्पद रेस्टोरेंट में से एक है। ओह, मुझे देखने दो। हाँ, आपने कितनी टिप बनाई? 3, 1, 3, 2, $36,000। हूटर्स की स्थापना 1983 में अप्रैल फूल डे पर हुई थी और संस्थापकों को भी नहीं लगा कि उनका विचार काम करेगा। वे 6 दोस्त थे जिन्हें रेस्टोरेंट उद्योग में कोई अनुभव नहीं था। वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सके। योजना सरल थी। अपनी पसंद की सभी चीजें एक जगह पर रखें, सस्ती बियर, हॉट विंग्स, स्पोर्ट्स के साथ बड़ी स्क्रीन वाली टीवी और लड़कियां, और यही उनकी अनूठी बिक्री बिंदु होंगे। वे केवल युवा, आकर्षक महिलाओं को काम पर रखेंगे और उन्हें भोजन परोसते समय चुस्त और खुले कपड़े पहनाएंगे। कर्मचारियों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, जिसमें कहा गया था कि वे हूटर्स गर्ल यूनिफॉर्म पहनने के लिए सहमत हैं और उनकी जिम्मेदारी ग्राहकों से बातचीत करना और उनका मनोरंजन करना है। कंपनी के नाम के लिए हूटर्स का दावा है, यह ध्वनि और अल द्वारा बनाई गई आवाज का संदर्भ है, क्योंकि उनके लोगों में एक उल्लू है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक दोहरा अर्थ है। और इसमें कहा गया है कि उन्हें यह नाम एक पुराने एसएनएल स्केच से मिला है। और मेरा मानना है कि किसी महिला के स्तनों को संदर्भित करना अपमानजनक है। स्तन, जग, विनेबेगो या गोल्डन बोजोस के रूप में, और आपको उन्हें केवल हूटर के रूप में संदर्भित करना चाहिए। पहला हूटर रेस्तरां फ्लोरिडा में क्लियर वाटर में स्थित था और 4 अक्टूबर 1983 को हूटर ने आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए अपने दरवाजे खोले। हालांकि उनकी सफलता की संभावना कम दिख रही थी। क्षेत्र में हाल ही में शुरू हुआ हर व्यवसाय विफल होता दिख रहा था और संस्थापक इतने अप्रस्तुत थे कि उन्हें अपने एक मित्र से विनती करनी पड़ी कि वह गाड़ी चलाकर आए और उन्हें दिखाए कि अपने औद्योगिक रसोई उपकरण को कैसे चालू करें। मामले को बदतर बनाने के लिए अपने पहले ही दिन संस्थापकों को लगा कि वे बंद हो जाएंगे। आप देखिए, भले ही उन्होंने अपने शराब लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके लॉन्च के दिन तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी और उस पहले दिन 2 पुलिस अधिकारी उनके शराब लाइसेंस को दिखाने के लिए आए। हालांकि यह पता चला कि वे असली पुलिस अधिकारी नहीं थे। संस्थापकों में से एक ने सोचा कि दूसरे लोगों के साथ मजाक करना मजेदार होगा, लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ मजाक करने में व्यस्त नहीं थे, तो संस्थापकों ने अपने नए रेस्तरां का विज्ञापन करने पर काम किया। चूंकि उनके पास सीमित बजट था, इसलिए उन्हें रचनात्मक होना पड़ा। वास्तव में उनके सबसे पहले मार्केटिंग प्रयासों में से एक सचमुच चिकन सूट किराए पर लेना और आसपास की सड़कों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना था। यह सुनने में भले ही मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन एक स्थानीय समाचार पत्र ने इसके बारे में लिखा, तो इसने वास्तव में हूटर्स से कुछ नए लोगों को परिचित कराने में मदद की। लेकिन उनका पहला बड़ा ब्रेक 1984 के सुपर बाउल के दौरान रेडर्स एंड रेडस्किन्स के बीच हुआ। रेडस्किन्स के लिए एक स्टार खिलाड़ी जॉन रिगिन्स दोपहर के भोजन के लिए खेल से पहले हूटर्स आए और फिर खेल के बाद अपने साथियों के साथ वापस आए। हूटर्स में उनकी तस्वीरें अखबारों में प्रसारित हुईं और हूटर्स ने अपनी बिक्री दोगुनी कर दी। लगभग तुरंत उसी वर्ष
मूल मालिकों ने निवेशकों के एक समूह को विस्तार और फ्रेंचाइजी अधिकार बेचे, जिन्होंने हूटर्स ऑफ अमेरिका बनाया। यह नया निगम फ्रेंचाइजिंग का प्रभारी था और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने दर्जनों और हूटर्स स्थान खोले। फिर हूटर्स को एक और बड़ी सफलता मिली। जुलाई 1986 में पहली हूटर्स गर्ल लिन ऑन्स्टिन प्लेबॉय मैगजीन की प्लेमेट ऑफ द मंथ बन गई और प्लेबॉय ने हूटर्स के बारे में एक लेख शामिल किया जो उनके लिए एकदम सही मुफ्त प्रचार था। इसलिए 1991 तक हूटर्स 50 से अधिक रेस्तरां और 100 मिलियन राजस्व तक पहुंच गया था। कुछ लोगों को यह अवधारणा स्पष्ट रूप से पसंद आई, लेकिन अन्य लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आई और इससे सभी तरह के कानूनी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। 1997 में शिकागो के 3 पुरुषों ने अपने लिंग के आधार पर नौकरी से वंचित की जाने के बाद हूटर्स पर मुकदमा दायर किया और हूटर्स ने समझौता कर लिया। इसलिए उन्हें प्रत्येक को $19,100 मिले। जवाब में हूटर्स ने अपने व्यवसाय में अन्य नौकरियां बनाने पर सहमति व्यक्त की जो सभी के लिए खुली थीं, लेकिन होता ने कहा कि वे अपने वेट स्टाफ के लिए केवल महिलाओं को काम पर रखने के अपने नियमों को नहीं बदलेंगे। आखिरकार उन्होंने उन्हें हूटर्स गर्ल्स कहा। परिणाम स्वरूप समान रोजगार अवसर आयोग ने कंपनी में एक जांच शुरू की और उनका निष्कर्ष यह था कि चूंकि हूटर्स स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा था, इसलिए उन्हें उन सभी पुरुषों को लाखों का भुगतान करना चाहिए जिन्हें नौकरियों के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन यहां बात यह है कि भले ही आम तौर पर रेस्तरां एजेंडे के कारण किसी को नौकरी पाने से नहीं रोक पाते, हूटर्स ने तर्क दिया कि हूटर्स गर्ल्स मनोरंजन प्रदान करने के लिए हैं और मनोरंजन करने वालों को काम पर रखने के मामले में अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए, किसी अभिनेता को विशेष रूप से पुरुष या महिला की भूमिका के लिए काम पर रखने पर लिंग भेदभाव की अनुमति है और हूटर्स ने मूल रूप से कहा कि वे हूटर्स गर्ल की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहे हैं और वेट्रेस को एंटरटेनर के रूप में नियुक्त करके इसका मतलब यह भी है कि कंपनी उनके दिखने के तरीके और उनके पहनावे के बारे में सख्त नियम बना सकती है। इसीलिए हूटर्स अनुबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं कि उनके बाल हमेशा खुले होने चाहिए और हर दिन मेकअप की आवश्यकता होती है। हूटर्स के पास रोजगार कानून में एक और बचाव भी था। एक वास्तविक व्यावसायिक योग्यता अपवाद नामक कुछ है जो यह मानता है कि कुछ दुर्लभ मामलों में केवल एक विशिष्ट लिंग को नियुक्त करना आवश्यक हो सकता है और हूटर्स ने तर्क दिया कि आकर्षक महिलाओं को नियुक्त करना उनके व्यवसाय मॉडल का एक आवश्यक पहलू है। उन्होंने कहा, हमारे व्यवसाय का सार हूटर्स गर्ल और वह अनुभव है जो वह हमारे ग्राहकों को प्रदान करती है। इसलिए वे केवल महिला वेट स्टाफ को नियुक्त करने में सक्षम हैं और हूटर्स वास्तव में इन भेदभाव के मुकदमों का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। उन्होंने हूटर्स की वर्दी में विंस नामक एक बालों वाले आदमी के साथ एक बड़ा विज्ञापन अभियान जारी किया। विचार यह दिखाना था कि अगर उन्हें उस भूमिका के लिए पुरुषों को नियुक्त करना पड़ा तो यह कितना हास्यास्पद होगा। उन्होंने उसे अखबारों और बिलबोर्ड में छपवाने में बहुत पैसा खर्च किया और इस तरह वे मुकदमों को एक बेहतरीन मार्केटिंग अभियान में बदलने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें जल्द ही एक नए विवाद का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2001 में हूटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी सबसे ज्यादा बियर बेचेगा वह एक नई टोयोटा जीत सकता है। यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि कौन सी टोयोटा, लेकिन किसी भी तरह से यह एक शानदार पुरस्कार की तरह लग रहा था। इसलिए सभी हूटर्स लड़कियां जितना संभव हो सके उतनी बियर बेचने के लिए काम पर लग गईं। अंतिम विजेता जोडी बेरी थी और वह रोमांचित थी। कल्पना कीजिए कि कम वेतन वाली नौकरी कर रही हो और फिर एक नई कार जीत रही हो। उसके मैनेजर ने उसे खुशखबरी सुनाई और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे अपना पुरस्कार दिखाने के लिए हूटर्स पार्किंग में जाने दिया। हालांकि जब जोड़ी की आंखों पर से पट्टी हटाई गई तो उसके सामने कोई टोयोटा कार नहीं थी। इसके बजाय जमीन पर एक खिलौना योड़ा था।
जो लोकप्रिय स्टार वॉर्स चरित्र की एक छोटी मूर्ति थी। उसका मैनेजर हंसने लगा, लेकिन जोड़ी नहीं हंसी। उसे एहसास होने लगा कि क्या हुआ था। आप देखिए, प्रतियोगिता 1 अप्रैल को शुरू हुई थी, या दूसरे शब्दों में अप्रैल फूल डे, और उसके मैनेजर ने अब समझाया कि उसने जो कुछ जीता था वह एक खिलौना जोड़ा था, कोई कार नहीं। हालांकि जोड़ी को इसका मजाकिया पक्ष नहीं दिखा। उसने प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत की थी और इसलिए वह नाराज थी। वास्तव में उसने हूटर्स पर मुकदमा करने का फैसला किया। कहानी का अंत जोड़ी के लिए सुखद रहा। हालांकि वे एक समझौते पर पहुंच गए। उसे जो राशि दी गई थी उसका सटीक विवरण नहीं दिया गया था, लेकिन उसके वकील ने कहा, जोड़ी के पास स्थानीय कार डीलरशिप पर जाकर अपनी पसंद की टोयोटा कार चुनने के लिए पर्याप्त राशि होगी। जहां तक हूटर्स का सवाल है, इन विभिन्न मुकदमों में पैसे चुकाने के बावजूद यह उनके लिए कुल मिलाकर कोई बड़ी बात नहीं थी। 1997 में शिकागो के 3 पुरुषों ने अपने लिंग के आधार पर नौकरी से वंचित किए जाने के बाद हूटर्स पर मुकदमा दायर किया और हूटर्स ने समझौता कर लिया। इसलिए उन्हें प्रत्येक को $19,100 मिले। जवाब में हूटर्स ने अपने व्यवसाय में अन्य नौकरियां बनाने पर सहमति व्यक्त की, जो सभी के लिए खुली थी। लेकिन होता ने कहा कि वे अपने वेट स्टाफ के लिए केवल महिलाओं को काम पर रखने के अपने नियमों को नहीं बदलेंगे। आखिरकार उन्होंने उन्हें हूटर्स गर्ल्स कहा। परिणाम स्वरूप समान रोजगार अवसर आयोग ने कंपनी में एक जांच शुरू की और उनका निष्कर्ष यह था कि चूंकि हूटर्स स्पष्ट रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा था, इसलिए उन्हें उन सभी पुरुषों को लाखों का भुगतान करना चाहिए जिन्हें नौकरियों के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन यहां बात यह है कि भले ही आम तौर पर रेस्तरां एजेंडे के कारण किसी को नौकरी पाने से नहीं रोक पाते, हूटर्स ने तर्क दिया कि हूटर्स गर्ल्स मनोरंजन प्रदान करने के लिए हैं और मनोरंजन करने वालों को काम पर रखने के मामले में अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए, किसी अभिनेता को विशेष रूप से पुरुष या महिला की भूमिका के लिए काम पर रखने पर लिंग भेदभाव की अनुमति है, और हूटर्स ने मूल रूप से कहा कि वे हूटर्स गर्ल की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहे हैं और वेट्रेस को एंटरटेनर के रूप में नियुक्त करके। इसका मतलब यह भी है कि कंपनी उनके दिखने के तरीके और उनके पहनावे के बारे में सख्त नियम बना सकती है। इसलिए हूटर्स अनुबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं कि उनके बाल हमेशा खुले होने चाहिए और हर दिन मेकअप की आवश्यकता होती है। हूटर्स के पास रोजगार कानून में एक और बचाव भी था। एक वास्तविक व्यावसायिक योग्यता अपवाद नामक कुछ है, जो यह मानता है कि कुछ दुर्लभ मामलों में केवल एक विशिष्ट लिंग को नियुक्त करना आवश्यक हो सकता है। और हूटर्स ने तर्क दिया कि आकर्षक महिलाओं को नियुक्त करना उनके व्यवसाय मॉडल का एक आवश्यक पहलू है। उन्होंने कहा, हमारे व्यवसाय का सार हूटर्स गर्ल और वह अनुभव है जो वह हमारे ग्राहकों को प्रदान करती है। इसलिए वे केवल महिला वेट स्टाफ को नियुक्त करने में सक्षम हैं और हूटर्स वास्तव में इन भेदभाव के मुकदमों का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। उन्होंने हूटर्स की वर्दी में विंस नामक एक बालों वाले आदमी के साथ एक बड़ा विज्ञापन अभियान जारी किया। विचार यह दिखाना था कि अगर उन्हें उस भूमिका के लिए पुरुषों को नियुक्त करना पड़ा तो यह कितना हास्यास्पद होगा। उन्होंने उसे अखबारों और बिलबोर्ड में छपवाने में बहुत पैसा खर्च किया और इस तरह वे मुकदमों को एक बेहतरीन मार्केटिंग अभियान में बदलने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें जल्द ही एक नए विवाद का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2001 में हूटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी सबसे ज्यादा बियर बेचेगा वह एक नई टोयोटा जीत सकता है। यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि कौन सी टोयोटा, लेकिन किसी भी तरह से यह एक शानदार पुरस्कार की तरह लग रहा था। इसलिए सभी हूटर्स लड़कियां जितना संभव हो सके उतनी बियर बेचने के लिए काम पर लग गईं। अंतिम विजेता जोड़ी बेरी थी और वह रोमांचित थी। कल्पना कीजिए कि कम वेतन वाली नौकरी कर रही हो और फिर एक नई कार जीत रही हो। उसके मैनेजर ने उसे खुशखबरी सुनाई और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी
और उसे अपना पुरस्कार दिखाने के लिए हूटर्स पार्किंग में जाने दिया। हालांकि जब जोड़ी की आंखों पर से पट्टी हटाई गई तो उसके सामने कोई टोयोटा कार नहीं थी। इसके बजाय जमीन पर एक खिलौना योड़ा था जो लोकप्रिय स्टार वॉर्स चरित्र की एक छोटी मूर्ति थी। उसका मैनेजर हंसने लगा, लेकिन जोड़ी नहीं हंसी। उसे एहसास होने लगा कि क्या हुआ था। आप देखिए, प्रतियोगिता 1 अप्रैल को शुरू हुई थी, या दूसरे शब्दों में अप्रैल फूल डे, और उसके मैनेजर ने अब समझाया कि उसने जो कुछ जीता था वह एक खिलौना योड़ा था, कोई कार नहीं। हालांकि जोड़ी को इसका मजाकिया पक्ष नहीं दिखा। उसने प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत की थी और इसलिए वह नाराज थी। वास्तव में उसने हूटर्स पर मुकदमा करने का फैसला किया। कहानी का अंत जोड़ी के लिए सुखद रहा। हालांकि वे एक समझौते पर पहुंच गए। उसे जो राशि दी गई थी उसका सटीक विवरण नहीं दिया गया था, लेकिन उसके वकील ने कहा, जोड़ी के पास स्थानीय कार डीलरशिप पर जाकर अपनी पसंद की टोयोटा कार चुनने के लिए पर्याप्त राशि होगी। जहां तक हूटर्स का सवाल है, इन विभिन्न मुकदमों में पैसे चुकाने के बावजूद ये उनके लिए कुल मिलाकर कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए भले ही हूटर्स दूसरी कम लागत वाली एयरलाइनों की बराबरी कर सके, लेकिन एक परिवार के लिए ऐसी एयरलाइन चुनना ज्यादा संभव है जिसमें हूटर्स की लड़कियां न हों। इसीलिए 2006 में इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हूटर्स एयरलाइन आधिकारिक तौर पर बंद हो गई और हूटर्स के सामने जल्द ही एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज हूटर्स के दुनिया भर के 29 देशों में 420 से ज्यादा स्टोर हैं, लेकिन उनकी सफलता ने ट्विन पीक्स और टिल्टेड किल्ट जैसी और भी प्रतिस्पर्धा को प्रेरित किया है, जो मूल रूप से एक ही आधार प्रदान करते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिफॉर्म के साथ। वास्तव में जब हूटर्स के एक पूर्व सीईओ ने ट्विन पीक्स में एक फ्रेंचाइजी शुरू करने का फैसला किया और हूटर्स ने कंपनी पर व्यापार रहस्य चुराने का मुकदमा दायर किया, तो काफी विवाद हुआ। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि हूटर्स की अवधारणा खत्म हो रही है। बिजनेस इनसाइडर के एक लेख में कहा गया है कि हूटर्स कुछ समय से गिरावट पर है और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मिलेनियल्स अपने बड़ों की तुलना में स्तनों में कम रुचि रखते हैं। अब मैं ईमानदारी से कहूंगा, मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है, लेकिन किसी भी तरह से घटती बिक्री के जवाब में 2017 में हूटर्स ने हूट्स नामक एक स्पिन ऑफ लॉन्च किया, जिसमें अधिक आरक्षित आउटफिट थे जिन्हें अधिक पारिवारिक अनुकूल बनाया गया था। उन्होंने अपने स्टोर में जाने में शर्मिंदगी महसूस करने वाले लोगों के लिए डिलीवरी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। हूटर्स ने स्वीकार किया कि बहुत से लोग हमारे रेस्तरां में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन वे हमारे उत्पाद और हूटर्स सलाहकार को जोड़ना चाहते हैं। अब यदि आपका साथी हूटर्स के लिए चार्ज देखता है, आप बस यह कह सकते हैं कि यह डिलीवर किया गया था। हूटर्स के लिए समस्या यह है कि कई लोग कहेंगे कि उनका खाना कभी भी उनका असली बिक्री बिंदु नहीं था। वास्तव में बहुत से लोग सोचते हैं कि भोजन को बहुत ज्यादा रेट किया गया है। मामले को बदतर बनाने के लिए टेनेसी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि रेस्तरां में काम करना, और हाँ, वास्तव में वे हूटर्स जैसे रेस्तरां को यही कहते हैं, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। उन्होंने यह भी पाया कि इन कर्मचारियों ने चिंता और विकार खाने के उच्च स्तर का अनुभव किया। खुद को कौन कर्मचारी बनाता है, इस पर कुछ गंभीर आरोप और मुकदमे भी लगे हैं। इसमें प्रबंधकों की ओर से अवांछित यौन संबंधों के कई मामले और कार्यस्थल पर विषाक्त व्यवहार के दावे शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हूटर की एक लड़की ने कहा कि उसे बताया गया था कि अगर उसने 30 दिनों के भीतर अपना वजन कम नहीं किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद 2021 में हूटर को और भी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपनी वर्दी में बदलाव किया और इसे और भी छोटा और छोटा कर दिया। यह वायरल हो गया। हूटर की लड़कियों ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शिकायत की। यह बहुत ही चौंकाने वाला था। हालांकि कंपनी ने फिर से अपना फैसला वापस ले लिया। वही कर्मचारी अगर चाहें तो अभी भी पुराने डिजाइन को पहन सकते हैं,
लेकिन किसी भी तरह से हूटर के बारे में राय स्पष्ट रूप से विभाजित होने वाली है। एक तरफ आप तर्क दे सकते हैं कि अवधारणा पुरानी हो चुकी है और समय आगे बढ़ चुका है। जैसा कि कई लोग कहेंगे, यह महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करता है और यह एक तरह से घटियापन है। लेकिन दूसरी तरफ आप तर्क दे सकते हैं कि अगर वयस्क वहां काम करना चुन रहे हैं और कई कहते हैं कि उन्हें बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ है और उन्होंने बढ़िया टिप्स बनाए हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप बस वहां काम न करने या वहां खाना न खाने का विकल्प चुन सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस तरफ हैं। लेकिन किसी भी तरह से जबकि हूटर्स सफल रहा है, यह निश्चित रूप से सोनी जितना सफल नहीं है। इसलिए यदि आप सोनी के अपने साम्राज्य का निर्माण करने के बारे में पागल सच्चाई जानना चाहते हैं, तो बस उस व्यवसाय की कहानी देखने के लिए यहां क्लिक करें। अगला, मुझे उम्मीद है कि आपको हूटर्स का यह इतिहास पसंद आया होगा और मैं आपको अगले वीडियो में बस 1 सेकंड में